Hello student, after chapter number 7, today we are going to learn next chapter, that is gravitation. स्टैंडर्ड 9th में भी आपने ग्रेविटेशन पढ़ा हुआ है. ग्रेविटेशन किसकी वजह से है? बिकॉज ऑफ मास. इस चैप्टर में हम जो ग्रेविटेशन पढ़ने वाले हैं वो अर्थ के ग्रेविटेशन की बात कर रहे हैं. फर्स्ट ऑफ जिसने स्टडी किया वो साइंटिस्ट है, उसका नाम है टोलेमी. टोलेमी ने जियोसेंट्रिक मॉडल है वो दिया था. व्हाट इज मीनिंग ऑफ जियोसेंट्रिक मॉडल? टोलेमी ने जो बोला उसमें अर्थ सेंटर में थी. सेंटर में कौन है? अर्थ. ये जो है वो है अर्थ. उसका कहना था अर्थ सेंटर में होती है और दूसरी सब सेलेस्टियल बॉडी. व्हाट इज मीनिंग ऑफ सेलेस्टियल बॉडी? स्पेस में और जितने भी प्लैनेट्स है, सन भी ले लो, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, सब कुछ ले लो आप सोलर सिस्टम में, वो सब अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करते हैं. लेकिन फर्दर स्टडी हुआ और बाद में पता चला ये मॉडल है वो फेल मॉडल है. दूसरे साइंटिस्ट आए जो इंडियन है, उसका नाम है वो है आर्यभट्ट. आर्यभट्ट ने जो मॉडल दिया वो था हीलियोसेंट्रिक मॉडल. एज पर आर्यभट्ट सन है वो सेंटर में होता है और बाकी सब सेलेस्टियल बॉडी है उसके अराउंड रिवॉल्व करती है. और ये मॉडल है जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो. और बहुत साइंटिस्ट आए, न्यूटन, टाइको ब्राहे, निकोलस कोपरनिकस, जॉन केपलर. उन सब ने स्टडी करने के बाद एक्सेप्ट किया यस आर्यभट्ट है वो सही है. मीन्स सोलर सिस्टम में सन सेंटर में होता है और बाकी जितनी भी सेलेस्टियल बॉडी है वो रिवॉल्व करती है अराउंड सन. तो हम इस चैप्टर में जो पढ़ने वाले हैं वो 3 लॉ है. वो है जॉन केपलर ने जो लॉ दिए है वो. केपलर ने जो लॉ दी है वो. तो देखते हैं फर्स्ट लॉ. फर्स्ट लॉ है उसको लॉ ऑफ ऑर्बिट भी कहा जाता है. आर्यभट्ट का कहना था जो सेलेस्टियल बॉडी है वो कैसे घूमती है? रिवॉल्व करती है, सर्कुलर पाथ है. लेकिन केपलर ने जो स्टडी किया उसने जो बोला वो पाथ सर्कुलर पाथ नहीं है, वो पाथ है वो इलिप्टिकल पाथ है. तो लिख देते हैं पहले जो उसका कहना था वो, बाद में समझते हैं. ऑल द प्लैनेट्स मूव इन elliptical orbits with the sun situated at one of the foci. इलिप्टिकल पाथ किसको कहते हैं? जैसे सन के एक सेंटर होते हैं वैसे इलिप्टिकल पाथ होते हैं उसके 2 सेंटर होते हैं. उसमें से एक सेंटर कौन है? सन है. यहां पे वही लिखा है ऑल द प्लैनेट्स मूव इन इलिप्टिकल ऑर्बिट विद द सन सिचुएटेड एट वन ऑफ द फोकाई, वन ऑफ द फोकस. ये जो पाथ है इसको कहते हैं इलिप्टिकल पाथ, जिसके कितने सेंटर है? 2 सेंटर है. इसके बच्चों 2 एक्सिस है. जो लंबी एक्सिस है उसको कहते हैं मेजर एक्सिस और जो छोटी एक्सिस है उसको कहा जाता है माइनर एक्सिस. ये क्या है? सन है. सन से जो ज़्यादा डिस्टेंस है ये डिस्टेंस, यहाँ पे जो पॉइंट है ये है ए और यहाँ पे पॉइंट है ये है पी.
जो ए पॉइंट है उसको कहा जाता है एपीहीलियन, और जो पी पॉइंट है उसको कहा जाता है पेरीहीलियन। ओके, जो सेमी मेजर एक्सिस है, सपोज यह है कोऑर्डिनेट सिस्टम का पॉइंट ओ, कोऑर्डिनेट सिस्टम का पॉइंट ओ लिया है हमने। ओके, तो यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो है सेमी मेजर एक्सिस, रेडियस ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, सॉरी ये है सेमी मेजर एक्सिस, पूरी मेजर एक्सिस का हाफ। ये जो डिस्टेंस है वो है सेमी माइनर एक्सिस, जिसका सिंबल है स्मॉल बी। तो ये था फर्स्ट लॉ, जो किसके लिए है, ऑर्बिट के लिए। जो हमारा नेक्स्ट लॉ है केपलर्स सेकंड लॉ, वो लॉ एरिया के लिए है। इसके लिए उसको कहते हैं लॉ ऑफ एरिया। उसको क्या कहा जाता है, लॉज ऑफ एरिया। ओके, जो हमारा इलिप्टिकल पाथ है वही पाथ मैं रिड्रॉ कर रहा हूं। जिसके एक सेंटर में सन, दूसरा सेंटर एस डेस। सपोज एक प्लेनेट है, पहले है वो पी प्लेस पे, उसके बाद उसका प्लेस है सपोज वो है पी डेस। तो पी से पी डेस तक पहुंचने के लिए उसको जो टाइम लग रहा है वो है सपोज 2 मिनट, सपोज कितना, 2 मिनट। तो जो सन और प्लेनेट उसको ज्वाइन कर रही है जो लाइन है, उसने 2 मिनट में जो एरिया कवर किया वो एरिया है इतना, जो आपको दिख रहा है वो एस पी पी डेस तक। अब वही प्लेनेट मोशन करके आगे बढ़ रहा है और सपोज पहुंच रहा है वो है एक थर्ड प्लेस पे, पी डबल डेस। 2 मिनट में यहां से यहां तक पहुंचा था। अब जो 2 मिनट में वो पहुंच रहा है वो पी डबल डैश से लेके पी ट्रिपल डैश तक, सपोज यहां तक पहुंच रहा है। तो सन और जो प्लेनेट को ज्वाइन कर रही है वो लाइन, इसने जो एरिया कवर किया, ये एरिया सेम रहता है, कांस्टेंट होता है। अगर ये एरिया है वो सपोज कैपिटल ए है, तो ए एरिया भी कितना होगा, कैपिटल ए ही होगा। ये दोनों एरिया, ए फॉर एरिया, दोनों एरिया क्या होते हैं, सेम होते हैं। ऐसा केपलर का कहना था, जिसको हम मैथमेटिकली प्रूव भी कर सकते हैं, जो अभी हम नेक्स्ट प्रूव करेंगे। तो उसने जो स्टेटमेंट दिया, पहले हम स्टेटमेंट लिख देते हैं। स्टेटमेंट क्या था, सन एंड प्लैनेट को जो लाइन ज्वाइन कर रही है वो लाइन ने जो एरिया कवर किया है वो दोनों एरिया सेम टाइम में लिया है, तो क्या होगा, सेम होगा। ओके, तो स्टेटमेंट है द लाइन that joins any planet to the sun sweeps, means cover कर रहा है वो, sweeps equal area in equal interval of time। टाइम सेम है तो एरिया भी क्या होगा, सेम ही होगा। करते चलो उसको प्रूव। उसके लिए मैं थोड़ा मैथ्स याद दिलाऊंगा आपकी समझने के लिए। यहां पे एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। यह है एक रेक्टेंगल ट्रायंगल ए बी सी। इसका एरिया फाइंड करना है, तो आप क्या लिखेंगे, एरिया इज इक्वल टू हाफ ए बी इंटू ए सी। लेकिन एरिया कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहां पे जो कवर्ड एरिया है, इसके लिए मैं सिंबल यूज कर रहा हूं डेल्टा ए।
क्योंकि एरिया की वैल्यू चेंज होती जाती है इसके लिए। तो डेल्टा ए फॉर्मूला क्या मिला मुझे, हाफ इंटू ए बी, ये डिस्टेंस। अभी जो ये डिस्टेंस है ये तो क्या हुआ मेरा पोजीशन वेक्टर, क्योंकि मेरा रेफरेंस कौन है, रेफरेंस है वो है सन, जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम में ओरिजिन होता है सेम वैसे ही। तो यहाँ पे मुझे मिला आर वेक्टर, दूसरा क्या ए सी, कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है पी से लेके पी डैश तक, प्लेनेट है मेरा ऐसे आगे बढ़ रहा है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है बहुत छोटे से टाइम इंटरवल के लिए मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूँ, तो मैं इसको एक ट्राइंगल की तरह ले सकता हूँ। आई नो आपको क्या लगेगा, ये क्या है, एक आर्क है, एक सेगमेंट नहीं है, एक लाइन नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं है। वैसे तो अर्थ भी क्या है, एक स्फीयर है। क्या आपको नज़र आती है वो स्फीयर है आप जहाँ पे खड़े हो वहाँ पे ना, क्योंकि इतना बड़ा स्फीयर है कि आप जहाँ पे हो आप उसको एक प्लेन की तरह ले सकते हो। ग्राउंड है, हम क्या लेते हैं, एक प्लेन ही लेते हैं। तो सेम इतनी बड़ी रेडियस है इसकी, हम क्या ले सकते हैं, इस आर्क को एक स्ट्रेट लाइन कंसिडर कर सकते हैं। तो हमें एक इसको एस पी पी डैश एक ट्राइंगल लेना है तो हम ले सकते हैं। तो ये जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, ट्रैवल डिस्टेंस, वो क्या हुआ मेरा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। इसके लिए मैं उसको क्या लिखूंगा, डिस्प्लेसमेंट। अब मैं मैथ्स यूज़ कर रहा हूँ और थोड़ा फिजिक्स भी यूज़ कर रहा हूँ। स्टैंडर्ड 9th में भी आपने पढ़ा हुआ है और चैप्टर 4 11th में भी पढ़ा हुआ है। वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। सो दैट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम, एज पर चैप्टर नंबर 4। ये वैल्यू मैं यहां पे लिख दूं, देखते क्या होता है, हाफ आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर into delta t. You know that time is scalar quantity, not vector quantity. Okay. तो हम क्या करने जा रहे हैं, हम सेकंड लॉ है उसको प्रूव करने जा रहे हैं। सेकंड लॉ है उसको प्रूव करने जा रहा है। आपने चैप्टर 5 में पढ़ा है लिनियर मोमेंटम इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू डिस्प्लेसमेंट। चैप्टर 5 में पढ़ा हुआ है 11th में ही, है ना। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, लीनियर मोमेंटम बाय मास। इस वेलोसिटी की वैल्यू मैं यहां पे लिख देता हूं, क्या मिलेगा, हाफ आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर बाय एम इंटू डेल्टा टी। ओके, इस डेल्टा टी को सामने लेके जा रहा हूं। कवर्ड एरिया पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू हाफ, ये जो एम है उसको भी लिख दिया, आर क्रॉस पी वेक्टर। आपको पता है आर क्रॉस पी क्या है, आर क्रॉस पी वेक्टर इज इक्वल टू तो क्या होता है, एल वेक्टर। कहाँ पे पढ़ा है आपने ये, चैप्टर नंबर 7 में। तो बच्चों आगे के चैप्टर आपने अच्छे से पढ़े तो ये प्रूफ में क्या कर रहा हूँ वो समझ में आएगा, है ना। ये रोटेशनल मोशन वाला चैप्टर में पढ़ा था। एल वेक्टर क्या है यहाँ पे, एंगुलर मोमेंटम है। जैसे इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, सेम वैसे ही कवर्ड एरिया, स्वीप एरिया, जो एरिया कवर होता है वो एरिया पर यूनिट टाइम, यही तो है एरिया पर टाइम। यहाँ पर यही तो हमने लिखा है, इज इक्वल टू क्या मिला, ऐसा कुछ मिला। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, आर क्रॉस पी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एल वेक्टर अपॉन 2m। मुझे क्या प्रूव करना है, इसको कांस्टेंट प्रूव करना है। क्या मैं कर सकता हूं इसको कांस्टेंट प्रूव, देखो 2 कांस्टेंट वैल्यू है, मास ऑफ प्लेनेट वो तो सेम रहेगा, प्लेनेट यहाँ पे है, घूम के यहाँ पे है, कहीं पे भी आए, तो डिनोमिनेटर मेरा कांस्टेंट है। अगर मैं न्यूमरेटर को कांस्टेंट प्रूव कर दूं तो हमारा काम है वो इजी हो जाएगा। तो अब हमें कांस्टेंट प्रूव करना है न्यूमरेटर को।
उसके लिए फिर से चैप्टर 7 है, उसको याद करना है। आपको पता है dl/dt इज इक्वल टू क्या होता है? टाउ होता है। dl/dt इज इक्वल टू टाउ होता है। जैसे ये भी चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा हुआ है हमने। अगर ये याद नहीं आ रहा तो मैं आपको न्यूटन्स का जो लॉ ऑफ मोशन है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, वो याद दिलाता हूँ। dp/dt इज इक्वल टू क्या लिखते थे हम? फोर्स वेक्टर। जैसा लिनियर मोमेंटम होता है वैसा एंगुलर मोमेंटम होता है, जैसा फोर्स होता है वैसा टॉर्क होता है। ओके, तो मुझे एल को क्या प्रूव करना है? कांस्टेंट। अगर मेरा एल कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ज़ीरो। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ज़ीरो। तो एल को मुझे कांस्टेंट प्रूव करना है। कब एल को मैं कांस्टेंट प्रूव कर पाऊंगा? अगर टॉर्क की वैल्यू 0 मिल जाए तो इस डिफरेंशिएशन की वैल्यू 0 मिल जाए। अगर टॉर्क 0 है देन dl/dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। dl/dt इज इक्वल टू 0 देन l इज इक्वल टू कांस्टेंट। वही तो मुझे प्रूव करना है। तो क्या मैं टॉर्क को 0 प्रूव कर पाता हूं? वो हमें चेक करना है। फिर से चैप्टर 7 में जाना होगा। टॉर्क कब 0 मिलता है? टॉर्क का फॉर्मूला याद होगा आपको। टॉर्क इज इक्वल टू R क्रॉस F है। अगर फोर्स है, उसकी लाइन ऑफ एक्शन है, अगर रेफरेंस पॉइंट है मेरा, उसमें से पास होता है, तो टॉर्क है वो क्या होगा? 0 होगा। क्यों? क्योंकि रेफरेंस से फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही क्या हो जाएगा? 0। क्योंकि टॉर्क इज इक्वल टू आप क्या लिखते हो? मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू F इंटू R साइन थीटा। मीन्स ये क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। F का मीनिंग है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, और R साइन थीटा का मीनिंग क्या था? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम रेफरेंस। तो यहां पर देखो, प्लेनेट है, उसको ये जो सन क्या लगाएगी? ग्रेविटेशन फोर्स लगाएगी। तो ये ग्रेविटेशन फोर्स की डायरेक्शन कहां पे है? रेफरेंस में से ही पास हो रही है। तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? यहाँ पे 0 है। तो यहाँ पे R साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? 0। दैट्स वाई टॉर्क इज इक्वल टू 0। इफ टॉर्क इज इक्वल टू 0 देन L इज इक्वल टू कांस्टेंट। टॉर्क यहाँ पे क्या है? 0 है। उसकी वजह से यहाँ पे जो L है वो क्या है? कांस्टेंट है। मीन्स यहाँ पे किसकी वैल्यू 0 है? एंगुलर मोमेंटम की। तो इसका मीनिंग हुआ ये वैल्यू मुझे मिल गई कांस्टेंट। तो जो सेकंड लॉ था वो प्रूव हो गया। कवर्ड एरिया पर यूनिट टाइम मीन्स सेम टाइम, तो क्या मिलता है? वो ऑलवेज कांस्टेंट मिलता है। तो ये है, वो है प्रूफ केपलर्स सेकंड लॉ का। थर्ड लॉ इस चैप्टर के एंड में हम प्रूव करने वाले हैं। फिलहाल हम सिर्फ थर्ड लॉ का स्टेटमेंट लिख देते हैं। तो नेक्स्ट है वो एक केपलर्स थर्ड लॉ। वो लॉ, ये लॉ है वो टाइम पीरियड के लिए है। ये जो लॉ है वो किसके लिए? टाइम पीरियड के लिए। तो इसको कहा जाता है लॉज ऑफ टाइम पीरियड्स। आपको पता है टाइम पीरियड किसको कहते हैं? जब कोई रिपीटेटिव मोशन होती है, फॉर एग्जाम्पल पेंडुलम ही ले लो। पेंडुलम क्या करता है? ऑसिलेट करता है। यहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा, ऐसे ऑसिलेट करता है। रिपीटेटिव मोशन है। तो यहाँ से लेके यहाँ जाता है, वापस यहाँ पे आता है, वापस ऊपर जाएगा, यहाँ पे आएगा। तो
एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। सेम वैसे ही सर्कुलर मोशन भी रिपीटेटिव मोशन है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से प्लेनेट घूमना स्टार्ट करता है, वापस घूम के यहाँ पे आता है, ऐसे ही आगे बढ़ेगा, तो रिपीटेटिव मोशन है। तो एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। तो ये जो लॉ का मैथमेटिकल फॉर्मूला है, पहले तो मैं लिख दूँ, वो है टी स्क्वायर इज प्रपोजनल टू ए क्यूब, वेयर टी इज टाइम पीरियड और ए क्या था, सेमी मेजर एक्सिस, सेमी हाफ है इसके लिए सेमी, और एक्सिस कौन सी, मेजर एक्सिस। ओके, ये जो फॉर्मूला है उसको भी हम प्रूव करने वाले हैं, लेकिन चैप्टर के लास्ट में। तो लिख देते हैं पहले तो स्टेटमेंट, क्या है इसका स्टेटमेंट, टी का क्या करना है टाइम पीरियड का, स्क्वायर, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, किसका टाइम पीरियड है, प्लेनेट के रिवॉल्यूशन का टाइम पीरियड है। प्लेनेट किसके प्रोपोर्शनल में है, इज proportional to the cube of semi major axis of the ellipse। किसने बनाया है ellipse, trace out by the planet। ellipse बनाया है वो प्लेनेट ने बनाया, मीन्स टी स्क्वेयर इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, जिसको हम मैथमेटिकली इस चैप्टर के लास्ट में प्रूव कर देंगे इसको, इस फॉर्मूला को। ओके, तो ये थे 3 लॉ।